नमस्कार, क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त जब आप अपनी टीवी पर हमें देख रहे हैं तो उसी वक्त 50 से ज्यादा जिंदगी हैं जो दबी हुई हैं, मिट्टी के नीचे हैं। बारिश और बाढ़ देश के लिए कहर बन के बरप रही। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये महाराष्ट्र की रायगढ़ की हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन 3 दिन से लगातार चल रहा है। रायगढ़ के इरशालवाड़ी गांव में आज लगातार तीसरे दिन भी राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 27 शव निकाले जा चुके हैं। कल सुबह बचाव दल दोबारा अभियान शुरू करेगा। लोगों को बचाने का काम आसान नहीं। भारी बारिश के बीच गांव तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। तकरीबन पूरा गांव मिट्टी के ढेर में दबा हुआ है। काफी लोगों को जिंदा निकाला गया है। उनके इलाज में काफी कठिनाई के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है और जो हालात हैं वो सब देखकर यह कयास लगाना मुश्किल नहीं कि आगे किसी का जिंदा निकलना करिश्मे से कम नहीं होगा। बावजूद इसके बचाव कर्मी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ शव अंदर दबे हो सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां अब बदबू भी आने लगी है। ऐसे हालात में आने वाले दिनों में बीमारियां फैलने का भी खतरा है। रायगढ़ में एनडीआरएफ की टीम अभी तक सिर्फ 27 शवों को ही मलबे से निकाल पाई है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। भूस्खलन से दबे गांव इरशालवाड़ी के घरों पर से मलबा हटाना अब भी चुनौती बनी हुई है। जेसीबी जैसी बड़ी मशीनें इस पहाड़ी पर नहीं पहुंच सकी हैं। ऐसे में एनडीआरएफ के जवानों को फावड़ों से ही मलबा हटाना पड़ रहा है। नतीजा 3 दिन बाद भी अब तक 50 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इरशालवाड़ी जाकर पीड़ित परिवारों का हाल चाल पूछा और उनके पुनर्वास के लिए हर संभव कोशिश का वादा किया। त्याच्यानंतर आज मी केवळ तुम्हाला तोंड दाखवण्यासाठी आलो नाही। आज मैं सिर्फ आप लोगों को अपना चेहरा दिखाने नहीं आया हूं, बल्कि आप सभी का ठीक से पुनर्वास होने तक हम साथ रहेंगे। आसपास की जो बस्ती है उनसे भी बात कर आप सभी का पुनर्वास एक ऐसी जगह करेंगे कि फिर से आप लोगों को इस तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़े। आणि तुमच्या सगळ्यांचं पुनर्वसन एका व्यवस्थित जागी असं करू। चुनौती मलबे में दबे लोगों को जल्दी से जल्दी निकालने की तो है ही, बेघर हुए परिवारों का पुनर्वास भी बड़ी चुनौती है, खासकर अपना पूरा परिवार खो चुके 22 अनाथ बच्चों की। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद ही अनाथ बच्चों को गोद लेने का फैसला किया है। इरशालवाड़ी पीड़ितों से मिलने गई उप सभापति नीलम गोरे ने बताया कि गोद लेने का काम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन ने जिन बच्चों ने हादसे में अपने माता पिता को खो दिया है या जो मजबूर हैं और आश्रमशाला में पढ़ रहे हैं, उनको गोद लेने का फैसला किया है। कितने बच्चे हैं उसका सर्वे चालू है। सरकार की मदद के साथ श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की तरफ से उनके शिक्षा की जिम्मेदारी ली जाएगी। पीड़ित परिवारों को तुरंत छत देने के लिए कंटेनरों की व्यवस्था की जा रही है। रायगढ़ के खलापुर में पहाड़ी पर बसी इरशालवाड़ी पर 19 जुलाई की रात पहाड़ टूट पड़ा और आधी से ज्यादा बस्ती नींद में ही पहाड़ के मलबे में दब गई। इनमें से अब तक 26 के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सोचे तो राहत और बचाव कार्य में कितना मुश्किल है इन एनडीआरएफ के लोगों के लिए भी। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एनडीआरएफ के लिए चुनौती इतनी बड़ी क्यों है। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट, और वो खुद बहुत मुश्किल से स्पॉट पर पहुंचे थे। जहां पर हम मौजूद हैं यहीं पर वो पूरा गांव था जो अब पूरी तरीके से मिट्टी से धंसा हुआ है। ये जो बीच के कुछ घर थे वही बचे हुए हैं और जो दोनों किनारों पर घर थे वो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर दब गए हैं। अब भी ऐसे कई हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर पीछे की तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जो एनडीआरएफ हो और साथ ही साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ओर से कई जगहों पर काम किया जा रहा है। एक तो यहाँ पर पहुँचना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। मोबिलिटी का तो इशू है ही यहाँ पर। ऐसे में आप ये भी देखेंगे कि कोई भी तरह का कोई मैकेनिज्म यहाँ पर मौजूद नहीं है। किसी भी तरह के आप यहाँ पर टूल्स और एम्यूनिशंस नहीं लेके आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर पहुँचने के लिए आपको लगभग 2 घंटों तक ट्रैक करना पड़ता है, यानी पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है।
वहाँ पहुँचने के बाद आप यहाँ पर कामकाज शुरू करते हैं और अभी जिस तरह से यहाँ पर हालात हैं, जिस तरह से यहाँ पर बदबू आ रही है, जिस तरह पर भारी बारिश और लो विजिबिलिटी है, ये सारी चुनौतियों का सामना करते हुए जो यहाँ पर एनडीआरएफ और लोकल मौजूद है, उन्हें इन सभी चीज़ों का सामना करना है और उसके ज़रिए वो काम कर पा रहे हैं। जो ये मिट्टी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपकी घर शायद लो विजिबिलिटी की वजह से आप देख ना पाए, जहाँ पर से वो मिट्टी संगीत या जो पूरा मुश्किल है वो हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर हालात हो गए हैं। अब भी आधा से ज़्यादा गाँव लापता है, उनके बारे में जानकारियाँ नहीं मिल पाई है। राहत बचाव का काम है वो आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जारी है। अब हमको नहीं पता कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा गांव का ही इलाका था जो मिट्टी के अंदर दब चुका है। तो अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ पर जो राहत और बचाव का काम है वो जारी है। कई चुनौतियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, साथ ही साथ भारी बारिश और लो विजिबिलिटी ने भी जो यहाँ पर कामकाज है उस पर असर डाला है। तो ये जो गाँव है, ये वो गांव है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था। 45 से ज़्यादा यहाँ पर घर थे, अब गिने चुने घर ही आपको देखने मिल रहे हैं, वो भी टूटे हुए हैं। केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि कई जगहों पर जानवरों की भी लाशें हमें देखने मिली हैं। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा गांव भूस्खलन में तबाह हो गया है। कई लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है और राहत और बचाव का जो काम है वो लगातार जारी है। रायगढ़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सुनील मिश्रा, NDTV। सोचिए कि देश में कितना भी आप कहें समझें, अभी भी जिंदगियां दांव पर हैं और बाढ़ और बारिश से 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली का पानी भले ही उतर गया हो, लेकिन कई राज्यों में कई शहर हैं जो बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और आप देखिए कैसे 50 जिंदगियां अभी भी दफन हो गई हैं और जिनका बचना काफ़ी मुश्किल है। और जब बाढ़ आती है तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। दिल्ली में यमुना नदी का पानी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन डेंगू और मलेरिया के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। निगम के हालिया रिकॉर्ड के मुताबिक 6 सालों में इस साल 15 जुलाई तक डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले आए हैं। डेंगू के मामले क्यों ज़्यादा आ रहे हैं और इससे बचाव कैसे करें, उसके लिए हमारे सहयोगी रविशंजन की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बाढ़ के बाद में अब डेंगू और मलेरिया का जो खतरा है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस बार 6 साल में पहली बार ऐसा है कि सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज आए हैं। अब तक 15 जुलाई तक अगर हम MCD के आंकड़े देखते हैं तो 160 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो डेंगू के अब तक आ चुके हैं और धीरे धीरे मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। मैं इस वक्त एक नर्सिंग होम में मौजूद हूँ दिल्ली के और मेरे साथ में डॉक्टर अनिल गोयल सर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये सर जो डेंगू के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है और एहतियात सर क्या बरतें? कारण तो सबसे बड़ा है जो बाढ़ आया और उसके कारण जल भराव हुआ पूरी दिल्ली में और कई फुट पानी सड़कों पर आ गया तो और बारिश बहुत हुई तो उसके कारण बहुत जगह पानी भर गया, जल भरा हुआ और वहाँ पर वो मच्छर पनपता है, जो साफ पानी में ये मच्छर पनपता है। तो इस कारण से डेंगू के केस इस बार बहुत बढ़ गए हैं। तो इसलिए अब आपको जो एहतियात करनी है ये एक तो पानी इकट्ठा ना होने दें। अपने घर में छतों पे हम देखते हैं टायर पड़े हुए हैं वहाँ पर और बहुत सारे बर्तन पड़े रहते हैं ऐसे यूजलेस, तो वहाँ उसमें पानी नहीं इकट्ठा होने दें। आपकी टंकियों का मुंह खुला रह सकता है, उसको ढक के रखें तो पानी को भरने ना दें। दूसरा यह है कि आपको मच्छरों से बचाव करना है तो पूरी स्लीव के कपड़े पहने, खास तौर से सुबह और शाम में अवॉइड करें। जहाँ खास तौर से मच्छर हैं तो सुबह और शाम में निकलता, सुबह शाम में बाहर ना निकलें, दिन में निकलें। घर में अगर आपके कई मच्छर हैं तो उसमें आप मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो कॉइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिविक अथॉरिटीज़ भी जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ टेमीफॉस और क्लोरीन वाटर डालती है, नहीं तो फॉगिंग करती हैं जो एडल्ट लार्वा और एडल्ट मॉस्किटो को मारता है। और अगर मान लीजिए हो भी जाता है आपको तो आपको ये ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाएं और उसके अलावा भी किस स्थिति जो खतरनाक है जहाँ अस्पताल में भर्ती होना है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सर आमतौर पर ये देखा गया जब बुखार आता है तो लोग एक दवा ले लेते हैं बिना डॉक्टर से पूछे हुए, तो उस पर सर आपका क्या कहना है कि अगर किसी को उस तरीके के लक्षण हैं और उसके बाद वो क्या करें? देखिए मैं तो बिल्कुल बहुत क्लियर कहता हूँ कि आप बगैर डॉक्टरी सलाह के दवाई ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। क्यों?
कि इसमें क्या प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, और हम एनसेड एक ग्रुप है जो अभी बैन भी किया 3-4 दवाइयाँ दिल्ली में, जिसमें कि ये आपका ब्रूफेन जैसी दवाइयाँ हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो दर्द कम करती हैं, बुखार भी कम करती हैं। लेकिन ये नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपके ये प्लेटलेट्स को कम कर सकती हैं आपको, और अगर मान लो ब्लीडिंग टेंडेंसी है डेंगू के कारण तो ज़्यादा ब्लीडिंग कर सकती हैं, खासतौर से डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम है। तो हमको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि शुरू में ही डॉक्टर को दिखा लो। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपको एहतियात बरतना है, आमतौर पर ये देखना है कि आपके आसपास जो मच्छर हैं वही न पनपने पाएँ। अगर वो नहीं पनपेंगे तो फिर आपको इस बीमारी का खतरा कम हो जाता है। तो बहुत ही एहतियात बरतिए क्योंकि दिल्ली में मलेरिया और डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली से अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। डॉक्टर साहब की बात आपने ध्यान से सुनी होगी, कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने दें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए। अब वो कुछ तस्वीरें जो बताएंगी कि ये बाढ़ की त्रासदी देश भर में कितनी बड़ी। गुजरात के कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। जूनागढ़, अहमदाबाद, नवसारी और कच्छ के इलाकों में जमकर पानी बरस रहा है। कई जगह बाढ़ के हालात हैं। शहरी इलाकों में नाले पानी से लबालब हैं और गाड़ियां खिलौनों की तरह तैर रही। बाढ़ के बीच और अंदर की सड़कें, हाईवे जाम लगे हुए हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं, जहां तहां फंसी हुई हैं। अहमदाबाद और नवसारी जैसे जिलों में काफी लोग सड़कों पर जूझते नजर आए। ये परेशानी आगे भी बनी रह सकती है क्योंकि पानी बरसना कम नहीं हो रहा है। अब आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, पहले जूनागढ़ की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। आप देखिए कैसे गाड़ियां जो हैं वो खिलौनों की तरह बह रही हैं और ये शख्स कैसे गाड़ी से निकल करके अपनी जान बचा रहा है। देखिए वो निकल रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं और ये हाईवे की तस्वीरें हैं जहां ये पानी भरा हुआ है। तो ये तस्वीरें सिर्फ दिल्ली में नहीं है कि बाढ़ आपने देखी होगी, हर जगह देखिए गाड़ियां कैसे बह रही हैं और इंसान ने कैसे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। तो ये कोई किसी फिल्म का सीन नहीं है, सीक्वल नहीं है, ये असली तस्वीरें हैं। ये जूनागढ़ से सटे गिरनार पर्वत पर 14 इंच बारिश होने से हालात और बिगड़ गए हैं। पहाड़ का पानी शहर में पहुंचा तो हालात बिगड़ गए हैं। और अब ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं अहमदाबाद की सड़कें पानी से लबालब है। आप जानते हैं अहमदाबाद सबसे बड़े शहरों में से एक है गुजरात के। ऐसे हालात में आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और घुटनों तक, कमर तक पानी भर गया है। नाले फ्लडेड हो गए हैं, नाले का पानी शहर में आ गया है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप चलते हैं अगली तस्वीर की ओर। ये गुजरात के नवसारी की तस्वीर है। अब यहां भी देखिए जो सड़क हैं वो नदी में तब्दील हो रही और जो रास्ते दूसरे ऑल्टरनेटिव हैं वहां जाम लगा हुआ है। पेड़ डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं, गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग छतों पर खड़े हुए हैं, किलोमीटर जाम लगा हुआ है। अब जब जाम में ट्रक फंसेंगे, सुविधाओं की चीजें हैं, दूध हैं, सब्जियां हैं, वो बर्बाद होंगी तो महंगाई बढ़ेगी, बोझ आपकी जेब पर बढ़ेगा। अब अगली तरफ तस्वीर की तरफ चलते हैं। गुजरात के कच्छ में भी भारी बारिश हुई है। बाढ़ के हालात के चलते कई गांवों से संपर्क टूट गया है। कच्छ में घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब गुजरात की तस्वीर हमने दिखाई जो कि समुद्र के नजदीक है। अब सीधे आपको ले चलते हैं जम्मू। पहाड़ों पर तो इससे ज्यादा बुरा हाल है। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा की। बादल फटने से बाढ़ के हालात हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने भयावह हालात हैं। कई लोगों के फंसे होने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अब देखिए किस तरीके से लोग फंसे हुए हैं, हाथ पकड़कर एक दूसरे की जान बचा रहे हैं और कितने लोग तो बह भी गए हैं जिनकी तस्वीरें पहुंचती नहीं हैं और वो शव कई किलोमीटर दूर जाकर मिल रहे हैं। तो समझिए कि त्रासदी कितनी बड़ी है देश भर में। अब हम आपको गुजरात से ले गए जम्मू, अब लेके आते हैं महाराष्ट्र। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के यवतमाल में किस तरीके से भारी बारिश हुए हैं। लोग राहत कैंपों में लाए गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों को बुलाया गया है।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यवतमाल के महागांव में बाढ़ के पानी में 45 लोग अब भी फंसे हुए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर उन्हें निकालने के लिए पहुंच गए हैं। यवतमाल में बारिश करीब 231 मिलीमीटर हुई है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारिश से आपको ले चलेंगे मणिपुर, जहां पर प्रदर्शन भी हो रहा है, लोग दुखी भी हैं, पुलिस एक्शन भी हो रहा है। ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है। मणिपुर लगातार उबल रहा है। राज्य में 3 मई से शुरू हुई नस्ली हिंसा की सबसे बड़ी शिकार महिलाएं हुई हैं। 4 मई को 2 महिलाओं के साथ जो बर्बर घटना हुई, उसका वीडियो सामने आने के बाद इस नस्ली हिंसा के कई काले पहलू सामने आ रहे हैं। इन महिलाओं के साथ हुई बर्बरता का 6ठा आरोपी भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। मांग सिर्फ एक है, पीड़ित महिलाओं को इंसाफ मिले और सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। मणिपुर के सभी समुदायों ने इस जघन्य घटना की निंदा की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी घटना के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। जो इन्वॉल्व है उसको सब पकड़ेंगे और हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की कोशिश करेंगे। हम लोग सरकार की तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। मणिपुर के चूड़ा चांदपुर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी है। पुरुष और महिलाएं काले कपड़े पहनकर न्याय की मांग कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं सालों से होती आ रही हैं, लेकिन कभी सोशल मीडिया पर नहीं आ पाई। इस बार वीडियो के जरिए ये सामने आया। So now the video started coming out. मणिपुर में 3 मई को हिंसा की शुरुआत हुई थी और अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वीडियो के आधार पर 12 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालात पर केंद्र सरकार की भी पैनी नजर है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।